चले करें, ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा करें, बुला लें पियन को, क्योंकि ये भी फिर 26 तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ऑफिस बॉय को बुला लें ताकि वो भी टेम्परेचर ठीक कर ले। इसके लिए तो फिर भी बुलाना ही पड़ेगा ना। चले थोड़ी देर तक बात करना है। ऑटम 2009। अच्छा, ये मैंने एक जॉब कॉस्टिंग का सवाल एक कहा था, आपको सॉल्यूशन बना दूंगा। ऑटम 14 क्वेश्चन 6। तो ये अगर आप करना चाहें तो रख लें, ना करना चाहें तो ना रखें। रखना एक एक ही है। ये ऑनलाइन में आपके कोर्स में मैंने रखा हुआ है, जॉब कॉस्टिंग के लेक्चर के नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑटम 14 का सॉल्यूशन। परसों एक सवाल दिया था ऑटम 9, जो आप लोगों की फरमाइश पे फिर कल पे शिफ्ट कर लिया था। आसान था या मुश्किल था ये तो बात की बात है, मैंने कहा है कि दिया था होमवर्क। ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 3 में जो मसले हो सकते हैं वो बता देता हूं, उसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करनी है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और रेशो रखनी है यूनिट्स वाली। तो इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट बैलेंस करके निकालनी पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 में कहा है ऑल अदर आर फिक्स्ड, तो इसका मतलब अदर भी कोई हैं। तो अगर आप यहाँ से पॉइंट 1 2 3 से कुछ फिक्स अगर निकाल भी लें तो वो काफ़ी नहीं होंगी, इसलिए हमें टोटल एफओएच में से वेरिएबल माइनस करके बाकी फिक्स निकालनी पड़ेंगे। तो जो पॉइंट 1 से लेके 4 तक अगर को फिक्स्ड दी भी हुई है तो उसको इग्नोर करें। पॉइंट नंबर 1, ए का रेंट तो फिक्स्ड है लेकिन बी का रेंट वेरिएबल है। वेरिएबल है तो हर महीने बराबर क्यों है? नहीं फिर भी हर महीने कोई चीज अगर बराबर है तो उससे वो फिक्स्ड नहीं हो जाती। अगर हर महीने बराबर यूनिट्स बेचते हैं तो फिर हर महीने की सेल्स, मटेरियल, लेबर ये भी सब बराबर होंगे, तो उससे वो फिक्स कॉस्ट थोड़ी बन जाएंगे। तो इसलिए हर महीने के बराबर से नहीं पता चलेगा। ये जो साथ अंग्रेजी समझाई है, प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस, इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस एंड द कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज्ड, कि जितना हम उसका जो उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से फिर वो पैसे लेता है। तो ज़्यादा जगह एक्वायर करेंगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ने होंगे, तो इसलिए ये वेरिएबल है। तो वर्ड रेंट बेशक फिक्स्ड होता है लेकिन इसमें एक्सप्लेन कर दिया, तो प्रोडक्ट बी का रेंट वेरिएबल है, प्रोडक्ट ए का रेंट फिक्स्ड है।
क्या? तो यही तो मैं बता रहा था कि हर महीने बराबर होने से फिक्स हो जाएगा। अगर कोई खर्चा हर महीने बराबर है तो इस वजह से वो फिक्स्ड हो जाएगा। रेंट फिक्स होता है, लेकिन पीछे कहानी बताइए ना सारी कि रेंट उतना पे करेंगे जितनी जगह घेरेंगे, तो ज्यादा जगह घेरेंगे तो ज्यादा रेंट देंगे, तो यूनिट से लिंक हो गया ना। जब यूनिट से लिंक हो गया तो वेरिएबल हो गया। हम हर महीने बराबर ही यूनिट्स रख रहे होंगे, इसलिए हर महीने का रेंट भी बराबर जा रहा होगा। तो बेशक हर महीने का रेंट बराबर जा रहा होगा, तो वो फिक्स तो नहीं ना हो जाएगा। रेंट ए का फिक्स्ड है, बी का वेरिएबल है। और इनडायरेक्ट लेबर ये पहले जैसा ही पॉइंट है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फिक्स तो हमने बैलेंस करके निकालनी है। इलेक्ट्रिसिटी जो वेरिएबल पोर्शन है उसको भी प्रोडक्ट वाइज इसलिए तोड़ना है, प्रोडक्ट वाइज इसलिए तोड़ना है कि उन्होंने कहा है कि यूनिट्स के साथ लिंक्ड है इसका, और हमें दोनों की अलग अलग कंट्रीब्यूशन तो चाहिए थी, तो इसलिए हमें इस वेरिएबल को प्रोडक्ट वाइज भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट वाइज तोड़ा है। 4 मिलियन में से 80% वेरिएबल है, उसको ए और बी में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी की कंट्रीब्यूशन अलग अलग चाहिए। और इसके अलावा कुछ आपने पूछना है तो पूछा। क्या इकट्ठा कर लें, क्या मतलब? हाँ हाँ, मुझे बात नहीं समझ आई, इकट्ठे कर लें से क्या मुराद है? हाँ, हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं ना, तो उसके लिए हर एक की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, उसका वेटेड एवरेज करना है। तो हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इनको अलग अलग ना करें, तो कैसे करें? किसको ब्रेक इवन कैसे निकालें? ब्रेक इवन भी तो निकालना है ना, वो कैसे निकालें ब्रेक इवन? कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, किसमें से क्या माइनस करें? तो सेल्स दोनों की अलग अलग है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं आप। इस सवाल में तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपको बजटेड सेल्स दी हुई है, क्योंकि जब कोई चीज़ यूनिट्स की रेशियो में बांटनी होती है तो इसका मतलब है कि वो कंबाइंड ही हो रही होती है। लेकिन अगर सवाल में बजटेड सेल्स ना दी हो तो फिर कंबाइन करने से तो मामला हल नहीं होगा ना। तो इसलिए जिस स्टेप से चल रहे हैं उससे चल लें। इस सवाल में चूंकि बजटेड सेल्स दी हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को मिला लें, सेल्स भी ऐड कर लें, मटेरियल भी ऐड कर लें, डायरेक्ट लेबर भी ऐड कर लें, उससे भी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन यही 9.94 ही निकल आएगा। इसलिए निकला क्योंकि आपको बजटेड सेल्स, मटेरियल कॉस्ट वगैरह टोटल दी हुई थी। अगर ना दी होती, पर यूनिट का अलग अलग डाटा होता, फिर क्या करते? तो फिर इसी अप्रोच से ही चलते हैं ना, इसलिए उस अप्रोच से चल रही है। ऑटम 9 कल एंड किया था ऑटम 21 पे, और बस एंड ही हो गया था। कर लिया पूरा खुद ही है? नहीं, लेकिन मैं तो उस तरह करा ही नहीं रहा था। ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए कल कर रहे थे, उसमें 14,000 के ऊपर स्टार्ट किया था,
फिगर्स बताइएगा मुझे ताकि एक रीकैप भी हो जाए। कन्वर्जन कितनी थी? 8230। टू 960 सवाल की रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन सेल्स निकालने को कहा था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्योंकि यूनिट्स में निकालना था तो ब्रेक इवन सेल भी यूनिट्स में तो निकालनी पड़नी ही थी, तो इसलिए मैंने कहा ब्रेक इवन यूनिट्स में ही निकाल लेते हैं और बाद में उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 14,000 पे पहले सवाल सॉल्व किया था और उसमें फिक्स कॉस्ट ये हाई लो मेथड लगा के तोड़ी थी। मैंने उसकी साइंस ये बताई थी कि 9300, 11,800, 14,000 और 16,000, इनमें फिक्स कॉस्ट और थी, इनमें और थी, इनमें वेरिएबल कॉस्ट और इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर। तो हाई लो मेथड उस स्लैब में लगाना है विद इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जितना कुछ भी उस स्लैब में लिखा हुआ है हर लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम हो और फिक्स कॉस्ट भी सेम हो। तो इसलिए ये सिर्फ इस स्लैब में ही मिल रहा था, लेकिन इसका जो आंसर निकला था वो इस स्लैब की फिक्स कॉस्ट निकली थी, जबकि हमने तो 14,000 पे सॉल्व करना था, तो इसलिए उसको 10% बढ़ा के ये बनाया था। और यहाँ पर ये प्राइस और कमीशन के साथ ये काम क्यों किया था? क्योंकि कहानी कुछ ऐसी थी कि हम इस साल में 14,000 यूनिट्स बेचना चाहते हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि इसमें से 60% वो होंगे जो थोड़े थोड़ी करके चीज़ें हमसे ख़रीदने आएंगे, 8400। 30% वो होंगे जो हमसे 25-25 की लॉट में ख़रीदने आएंगे, नहीं 5% नहीं, और 10% इसमें से वो होंगे जो हमसे 50-50 करके खरीदने आएंगे। तो टोटल जो हम 14,000 यूनिट्स बेचेंगे, इतने यूनिट्स की प्राइस और होगी, इतने यूनिट्स की और होगी, इतने यूनिट्स की और होगी। इनको हम नॉर्मल प्राइस चार्ज करेंगे, इनको हम 5% डिस्काउंटेड प्राइस चार्ज करेंगे, इनको 10% डिस्काउंटेड प्राइस चार्ज करेंगे। तो कल बताया था कि अगर एक टोटल क्वांटिटी में से कुछ पोर्शंस पे प्राइसेस डिफरेंट लगनी है तो उस प्राइस का ही एवरेज कर लें और टोटल क्वांटिटी पे लगा दें। यानी अगर प्राइस ही एवरेज कर ली तो सब के लिए वही पर यूनिट प्राइस है, इसलिए ये एवरेज की थी। और कमीशन भी चूंकि हर एक पे अलग अलग थी तो कमीशन को भी एवरेज कर लिया था। टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे निकलेंगे क्या? ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स निकल आए थे दिस डिवाइडेड बाय दिस 6358। सेवन सिक्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड माइनस ब्रेक इवन। तो बजटेड सेल्स किधर है? क्यों ये बजटेड क्यों है? मैंने कहा था क्योंकि ये जो 14,000 का लेवल है, ये यूनिट्स जो हमने बेचने हैं, हमने जो यूनिट्स बेचने हैं इसमें से इतने नॉर्मल पे, इतने इस पे, इतने इस पे, तो बेचने हैं ना हमने, तो ये बजटेड है। हम ये सारी कैलकुलेशन इस बेस पे कर रहे हैं कि हमने 14,000 यूनिट्स बेचने हैं, तो जितने हमारा बेचने का इरादा वही तो बजटेड सेल है, तो ये 14,000 बजटेड सेल ही है। तो इस बजटेड सेल में से इसको माइनस करेंगे
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल आएगा 6358। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछा था, ये आ गया। और ब्रेक इवन रेवेन्यू पूछा था, तो रेवेन्यू के लिए इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बिजनेसेस ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक कट होता है बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर वालों को जो कमीशन देते हैं, तो वो समझते हैं कि हमारा रेवेन्यू ही उसके नेट है। तो आईकेप के सोल्यूशन में नेट वाले को रेवेन्यू लिया हुआ वो भी ठीक है, और अगर आप 2960 ले लें तो ये भी ठीक है। मैंने सोल्यूशन आपके लिए बनाया है। पिछला पेज किधर गया? क्यों एंड हो गया भाई? यार मैंने ना, मेरे ख्याल में वो 70 कॉपीज थी, ये 3 लाइनों में 70 लोग नहीं बैठे हुए। चले ये देखते हैं ये कितनी पहुंचती हैं। $14,000 पे ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ निकालना है ना, वो ज़बानी बता दिया ना। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने ना CS रेशो से किया है, और CS रेशो उन्होंने निकाली है नेट पे, और वो भी जो बनती थी वो 37.77 बनती थी, उन्होंने 38 ली हुई है, राउंडिंग ऑफ का फर्क। उन्होंने नेट करके निकाला है, नेट कमीशन, और राउंडिंग ऑफ भी की हुई है। और ये जो अभी आपको सोल्यूशन दिया है मैंने, इसमें 14,000 वाला साइड देखें है, वो फिर गया तो गया यार, कोई बात नहीं। चले मैं जॉब ऑर्डर वाला इधर पेज भेज देता हूँ। ये इधर कॉपियर को मैं दे रहा हूँ, उससे फिर वो कॉपीज दे देता है अभी। कहाँ पर, कहाँ से फर्क है, किसमें फर्क है, किससे कंपेयर करके फर्क है, वो किससे कंपेयर करके? हाँ। वो मैंने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ का फर्क मैंने आंसर एक्सेल में राउंड ऑफ करके निकाला हुआ है। आप पूरा निकाल रहे होंगे? नहीं, मैंने एक्सेल में सेल में राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है। ये तो आपके लिए निकाली, मैं कह रहा हूँ दोनों सही हैं। अच्छा, मैंने इसमें जिनके पास ये पहुंच गया पेज, ये दूसरा वाला पहुंचा, ये भी खत्म हो गया। अच्छा, कितने लोगों को नहीं मिला अभी दूसरा वाला पेज? दूसरा वाला 3, पहले वाला कितने लोगों को नहीं मिला? नहीं ठीक है, पहले वाला मुझे लगता है 60 कॉपीज कराई थी, दूसरा 70 कराया था। वो अब दूसरा पूरा बटा है तो मुझे याद है, दूसरा तो सुबह मैंने 70 ही कहा है उसको। यार ये कॉपियर को बुलाना।
हाँ बुलाया नहीं। $14,000 वाली साइड देखे सोल्यूशन में। इसमें मैंने ब्रेक इवन सेल जो अमाउंट में निकाली है वो आपके लिए दोनों निकाल दी है। सोल्यूशन में कोई एक कर दें ठीक है। एक मैंने ग्रॉस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई किया है, ये ज़्यादा मुनासिब लगता है मुझे, और एक जो आईकैप के सोल्यूशन में है उसमें उन्होंने नेट सेल प्राइस की बेस पे किया हुआ है, वो भी चलेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन सेल में से नेट करना भी ठीक है। 14,000 डिमांड डन। अच्छा अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 14,000 बजटेड सेल है? तो ब्रेक इवन सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किन का डिफरेंस है? तो बजटेड सेल्स कहाँ है? नहीं है ना, वर्ड कहीं नहीं मिल रहा। बजटेड सेल्स होती क्या है? जो हमने बेचनी है। तो 14,000 यही तो है जो हमने बेचनी है। आपको ना अभी 2 कागज भेजे, उनमें से एक जिसपे ऑटम 14 लिखा हुआ है। दोबारा किनको नहीं मिला पहले वाला पेज? कितने होंगे ये? 10 होंगे। 15 किधर है? दोबारा करें, जल्दी बताएं। गिने जरा। 3 3 6 3 9 10 12 ये हो गए। बाकी जो बढ़ गया वो लड़मर लेना आपस में, जो पेज जिनको नहीं मिला। 12 इसके कर दें, और एक ऑटम 21 लिखा हुआ है, ये किनको नहीं मिला? दूसरा वाला पेज किसको नहीं मिला? पहले तो ज्यादा लोग थे यार। 3 दूसरा वाला करते हैं मुझे। किसको कैसे करूं? क्या कह रहे हो? राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। 7642 जो है ना, असल में जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो बनता है 7641.6 समथिंग। तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। सेल प्राइस 29.60 है, और अगर आप इसको नेट करते हैं कितना? 28। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कमीशन दे देना है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो हमारा एक तरह का एजेंट है, वो हमारा सामान आगे बेच रहा है, 3% उसको हमने कमीशन दे देनी है। 3%, 4%, 5%। तो नेट कंपनी के लिए इतनी ही सेल्स है, ये भी बात सही है, और कंपनी की सेल्स इतनी है, ये भी बात सही है। तो मैंने दोनों ही के मुताबिक निकाल दिया, दोनों में से जो एक कर लें वो सही। ब्रेक इवन सेल। अच्छा किससे किया आपने? 29.60 से कैसे मैच हो रहा है? 14,000 वाला मैच हो रहा है। पूरा एग्जैक्टली देख लेना। अभी सोल्यूशन ने देख लेना। अभी पेज दिया है ना आपको, अभी पेज दिया है ना, उससे कर लो मैच। अच्छा अब इसी सवाल को जब 16,000 से करेंगे, ये कल कहा था आपको करने को, जिन्होंने नहीं भी किया कोई बात नहीं, फिर जिंदगी में मौका मिला तो कर लेंगे। ये सॉल्यूशन दिया आपको, उसमें होगा क्या वो बता देता हूं। अब जब 16,000 के ऊपर सॉल्व करेंगे, पहले जो 14,000 के ऊपर हम फिक्स कॉस्ट निकाल चुके, 16 पे भी वही रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट तो यही रहेगी। जो इसके लिए 430 निकाला था वो भी सेम रहेगा।
इस पे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 16,000 के लिए वो नहीं है, चेंज हो जानी है। कितनी कम हो जानी है? तो इसको फिर 0.97 करेंगे तो 16,000 की फिगर निकलेगी। मटेरियल कॉस्ट भी चेंज हो जानी है। इससे कम हो जाएगी, लेकिन जो गिवन है वो पहले ही कम है। अच्छा, अब मटेरियल कॉस्ट आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो इसको 5% कम कर लें, या फिर जो सवाल में 16,000 वाला कॉलम है बस वहां से पर यूनिट निकाल लें। अगर 16,000 वाले कॉलम से पर यूनिट निकालेंगे तो उसको दोबारा से 3% कम नहीं कर देना, 5%। ये बात दोबारा सुने, ये 1350 इस ऑप्शन के लिए। अगर 16,000 पे गए तो मटेरियल ने चेंज हो जाना है। अगर आपने मटेरियल कॉस्ट 16,000 वाली ऑप्शन की निकालनी है तो या तो 1350 को 0.95 कर दें, ये आती है 1283 आती है, या तो 1350 को 0.95 कर दें, या फिर जो 16,000 वाला कॉलम नजर आ रहा है उसमें जो मटेरियल कॉस्ट है उसका पर यूनिट निकाल लें। कैसे? उसको 16,000 से डिवाइड कर लें। जबरदस्त यार, पर यूनिट ऐसे बनाएंगे, शाबाश। तो 16,000 से डिवाइड करके जो आंसर निकलेगा उसको फिर 0.95 करना है। नहीं, उसको फिर 0.95 नहीं करना, वो भी यही निकल आएगा। क्यों करना है? तो हो चुका है ना 16,000 वाले कॉलम में। अगर उसे 16,000 वाला पूरा कॉलम बनाया है तो 16,000 के मुताबिक ही बनाया होगा ना। क्या हुआ? क्योंकि ये तो हम हाइलो मेथड से निकाल चुके थे। जो हमने हाइलो मेथड से निकाला था वो इन तीन के लिए 430 था, इसके लिए 430 नहीं रहेगा। ये जो आपको कन्वर्जन कॉस्ट की फिगर नजर आ रही है 16,000 में, वो सारी वेरिएबल है क्या? उसमें फिक्स भी है ना, तो कैसे करें अलग फिक्स्ड और वेरिएबल? हाइलो से ना, तो कल कर लिया था हाइलो से अलग। मटेरियल तो है ही सारा उसका। मटेरियल आप अगर 14,000 वाले को मटेरियल को 14 से डिवाइड करेंगे तो वो 14,000 वाले का मटेरियल निकलेगा। 16,000 वाले मटेरियल को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 वाले का मटेरियल निकलेगा। लेकिन कन्वर्जन में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों शामिल हैं, तो वो तो हाइलो से तोड़ने पड़ेंगे। तो वही तो तोड़ा था कल। बाकी इस सवाल को और कोई, अच्छा ये भी दोबारा निकालनी पड़ेंगी क्योंकि सेल प्राइस 16 पे अलहदा है, तो उनकी फिर से अलग से एवरेज निकालनी पड़ेगी। ये ऑटम 21 का आपको मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया। अब मिल गया भाई। अच्छा, ये पार्ट ए था, पार्ट बी पढ़ें। सवाल की रिक्वायरमेंट पार्ट बी। जी जी, राउंडिंग ऑफ है वो। कहाँ पर 28 आता है? असल में वो जो ऊपर फिगर लिखी हुई है वो 1283 जो नजर आ रहा है वो भी असल में 128 पॉइंट समथिंग है। राउंडिंग ऑफ का फर्क है। मैंने एक्सेल पे पूरी फिगर्स ली हुई है, वो 1282.5 है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हुई है। अरे भाई वही तो, वो 1065 में भी राउंडिंग ऑफ आया हुआ है। सही है, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ही है, क्योंकि
वो भी ऐसे ही हुआ। पार्ट बी में आपसे पूछा है कि ब्रीफली डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें? क्या डिस्कस करें? आपसे कहा है यार, आपसे। briefly discuss any conclusion which may be drawn from your calculation in A above. A में किया क्या है? A में क्या किया हमने? दो अलग अलग लेवल्स पे ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो तो बेहतर है, कम हो तो बेहतर है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो तो बेहतर है, हम ज्यादा सेफ हो तो बेहतर है। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि कंक्लूजन बताएं, ऊपर पार्ट ए में क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो 16,000 क्या 16,000 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, वो तो यूनिट्स ज्यादा है ना। जब दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना होता है ना, तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं कंपेयर हो पाती। इसका अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें परसेंटेज में, 6,358 डिवाइडेड बाय 14,000 कितने परसेंट बना? 45.4%। 16,000 वाले का देखें तो वो तकरीबन कोई 52% के आसपास बनता है। तो अब कैलकुलेशंस की का कंक्लूजन ये है कि अगर हम 16,000 लेवल रखते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा बेहतर होगा 14,000 वाले से। तो ज़्यादा बेहतर है अगर हम ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, तो हमें 16,000 ही बनाने चाहिए। ये पार्ट बी का कंक्लूजन। देखें, प्रॉफिट तो एक अलग ही कैलकुलेशन चल पड़ेगी ना। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि जो ऊपर किया है उसका कंक्लूजन बताएं। तो ऊपर तो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात हो रही है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 16,000 पे तो जाहिर है ज्यादा ही निकलना है। ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो ज्यादा ही प्रॉफिट आएगा। कैसे पता लगा कि उसने ये मांगा आपसे कि क्या इससे बेहतर है कंक्लूजन में? ये भी तो हो सकता है कि कंक्लूजन ये भी तो निकला ना कि देखिए, हम जब कोई चीज कंक्लूड करते हैं तो उसकी कंक्लूजन में, अच्छा चलें बेहतर वाली बात नहीं करते, ए का कंक्लूजन क्या हो सकता है? दो अलग अलग लेवल पे सोल्यूशन हो गया, अब कंक्लूजन क्या हम इससे अखज़ कर रहे हैं? अगर ये 14,000 बेचेंगे तो ये कुछ ये तो सामने रिजल्ट्स आ गए ना। कंक्लूजन क्या है? तो रिजल्ट्स आ गए, कंक्लूड क्या करना है? ये 40,000 बेटर है या 15,000 बेटर? यही बनता है कंक्लूजन। और क्या कंक्लूजन होगा जब हम दो चीजों के ऊपर कैलकुलेशंस कर ली? अब कंक्लूजन यही बन सकता है ना कि क्या बेहतर है। चलें और करते हैं सवाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होना बेहतर है तो ब्रेक इवन कम होना बेहतर है। तो चाहे ब्रेक इवन पे आंसर कर दें। नहीं, प्रॉफिट तो 16 में ही ज्यादा होगा। यूनिट ज्यादा है तो प्रॉफिट तो 16 में ही ज्यादा होना है। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो वो तो 16 में ही ज्यादा आना है। लेकिन उसने बात की है जो पार्ट ए में उसने कहा है ना कैलकुलेशन, उसकी बेस पे कंक्लूजन बताना है। तो पार्ट ए में हमने क्या कैलकुलेट किया है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन। तो उनकी बेस पे तो कंक्लूजन इन्हीं का कंपैरिजन बनेगा ना, प्रॉफिट की तरफ तो नहीं जाएंगे। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 7।
सीबीपी में क्या कर रहे हैं अभी तक हम? ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल रहे हैं। इनमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद रखना कि जो इनमें आपस में चीज़ों की कैलकुलेशन के रिलेशन है, ख़ास तौर पे जो मैंने आपको पहले दिन कुछ फार्मूले लिख के दिए थे, ज़रूरी नहीं कि आपसे सिर्फ नाम ब्रेक इवन लेके पूछा जाए, तो इनमें आपस में कनेक्शन है। अभी जैसे इस सवाल में आपको बड़ी ज़रूरत महसूस होगी इस बात की कि सिर्फ नामों पे नहीं जाना, हमें इस टॉपिक के जितने फार्मूले हैं उनका आपस का लिंक भी लेके चलना है। पढ़ लीजिए सवाल मैं करता हूँ बोर्ड पे। जी सर। हाँ जी, अच्छा इस चैप्टर के बिल्कुल पहले दिन जो मैंने पेज पे कुछ बेसिक से फार्मूले लिखे थे, उन फार्मूलों को दोबारा नज़र मार लें।
चलें देख लिए। जी सर। 2019 का डाटा दिया हुआ है और 2020 का बजट बनाने को कहा है। तो ये तो बजटिंग का सवाल हो गया। नहीं, हाँ जी, चूंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सवाल में, इसलिए इस चैप्टर का सवाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बजटेड सेल्स तक कैसे पहुंचे भाई? पॉइंट नंबर 4 में लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन रहेगा, तो इसका मतलब फिर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल करना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बजटेड सेल्स तक कैसे पहुंचे? ब्रेक इवन। तो 2020 की ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है, और ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए जो मेहनत होगी उसमें पूरे P&L की चीजें बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो हम निकाल ही लेंगे, बजटेड सेल्स भी आ जाएंगी, कंट्रीब्यूशन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएंगे। तो इसलिए ये सवाल बज़ाहिर बजट का लग रहा है इसी चैप्टर का। 2020 की ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। ब्रेक इवन सेल निकालनी है अमाउंट में कि यूनिट्स में? अमाउंट में। तो इसका मतलब है फिर हमें 2020 की फिक्स कॉस्ट चाहिए और CS रेशियो चाहिए। फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट ए में बजटेड इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, लेकिन उसके लिए बजटेड सेल्स की मेहनत हो रही है। तो ये सेल्स के लिए कर रहा हूं सारी मेहनत। वर्किंग कह लेता हूं मैं इसको। चले, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए आपको सवाल में गाइडेंस है क्या अवेलेबल? ये कहा है कि जो सारे खर्चे हैं वो 8% महंगे हो जाएंगे। किससे? किससे? तो जिस तरह अभी वो कल जूतों वाला सवाल किया था परसों, तो फिर हमें पिछले साल की भी फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकलेंगे तो उसको 8% महंगा करेंगे। पिछले साल की फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें? बिल्कुल ठीक है। हम अगर पिछले साल की ब्रेक इवन सेल्स निकाल लें। अच्छा, ये जो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, ये कॉन्सेप्चुअली तो अगले साल की कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन फार्मूला ही है, ये गुजरे हुए साल पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ब्रेक इवन अगले साल के लिए कि कम से कम कितनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, पिछले साल के लिए कम से कम कितनी बेचनी चाहिए थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हम ब्रेक इवन से कितना दूर होंगे, गुजरा हुआ साल हो तो ब्रेक इवन से कितना दूर थे। तो फार्मूला है, उसमें बजटेड की जगह पिछले साल का डाटा भी हो सकता है इस्तेमाल। अगर ब्रेक इवन सेल्स पिछले साल की निकल आए
क्योंकि 2019 के लिए ना आपको सिर्फ ऊपर जो 3 लाइनें टेबल में लिखी हैं बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं पता 2019 का। उसी से ही कहीं 2019 की फिक्स कॉस्ट निकालनी है। 2019 का जो ऊपर टेबल है उसमें 2019 की सेल्स है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पिछले साल की ब्रेक इवन सेल निकल सकती है कैसे? अगर 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो बाकी 75% ब्रेक इवन है। चलें अब यहां से हम फिक्स कॉस्ट तक कैसे पहुंचे? ये भी शुरू में सीखा था ब्रेक इवन में कि अगर ब्रेक इवन सेल हो तो उस पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। ये ऐसे निकलेगी 2019 की फिक्स कॉस्ट। एक 160 इंटू 75%, ये क्या निकलेगा? पिछले साल की सेल्स 160 थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 था, तो अगर 75 कर लेंगे तो ब्रेक इवन। पिछले साल की ब्रेक इवन सेल आ गई। इतनी सेल पे कंट्रीब्यूशन कितना था? तो पिछले साल की ब्रेक इवन सेल्स पे अगर कंट्रीब्यूशन निकालें तो वो किसके बराबर होता? तो ये पिछले साल की फिक्स कॉस्ट निकल आई। दोबारा जी जी हाँ हाँ 2019 में जो सेल्स थी क्या हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही सेल करके आए, यानी ब्रेक इवन जितना होना चाहिए था क्या उतनी ही सेल्स करके हटे या उससे ज़्यादा की? तो ये भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 2019 जब कहीं शुरू हो रहा होगा तो 2019 में प्लानिंग करते हुए बजटेड सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला गया होगा। 19 गुजरने के बाद भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल सकता है। कैसे कि जो 19 में एक्चुअली सेल, देखें एक है हमने आगे जाना है अभी, अब आगे जब जाना है तो देखना हम किनारे से कितनी दूर हैं। ये बजट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब जहां हम खड़े हैं और पीछे देख रहे हैं कि वो बड़ी बचत हुई है, तो वो जो पीछे देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम कितना करीब से गुजर के आए हैं किनारे के, तो पास्ट का भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है। तो हम लोग अगर 2019 की गुजरे हुए डाटा की अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, गुजरे हुए साल की ब्रेक इवन निकल सकती है। तो 2019 का ब्रेक इवन निकालना पड़ रहा है, और ये इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि 2019 का 0.1234 में कहीं कोई डाटा नहीं है। ये डाटा सारा 2020 का है। 19 का डाटा सिर्फ ऊपर वाले टेबल की 3 लाइनों में, वहीं से कोई साइंस निकालनी है तो निकालनी। हाँ जी, तो 19 की निकाली है पहले ब्रेक इवन सेल 75% करके कितनी? ये क्यों ब्रेक इवन है? क्योंकि सेल्स में से ब्रेक इवन माइनस किया होगा और फिर उसको सेल से डिवाइड किया होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया होगा। यहां से ब्रेक इवन सेल निकाली है। अगले साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो बजटेड सेल, गुजरे हुए साल की कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक्चुअल सेल। इस फार्मूले से ब्रेक इवन निकाला है। अगर ये 160 इंटू 75% समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लें। ब्रेक इवन सेल्स, अब अगर ब्रेक इवन सेल्स 120 मिलियन थी तो इतनी ही सेल्स होती तो कंट्रीब्यूशन कितना कमाते? 120 इंटू 30%। तो जो आंसर आता उसको हम ब्रेक इवन कह ही इसलिए रहे होते कि वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता। तो यहां से फिर हमने फिक्स कॉस्ट निकाली, पिछले साल की ब्रेक इवन सेल्स, और एट ब्रेक इवन सेल्स टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। और सेल्स की अमाउंट से कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? CS रेशियो मल्टीप्लाई करके। तो ये सेल्स की अमाउंट, इससे CS रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। अगर सेल्स ब्रेक इवन सेल हो
चलो ये भी जिनको नहीं समझ आ रहा और तरीके से बताता हूँ। ब्रेक इवन सेल CS रेशो से कैसे निकालते हैं? तो अगर ये निकालनी है तो ब्रेक इवन सेल निकाली, उस पर CS रेशो मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। आप ठीक है? ये 2019 की फिक्स कॉस्ट निकली और पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी खर्चे 8% महंगे होंगे। तो फिर इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है, तो उसको फिर हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी थी इसमें? 40% डेप्रिसिएशन थी। 14 बाकी फिर अदर थी, ये फिर अदर थी। तो 2019 की फिक्स कॉस्ट के दो टुकड़े मिल गए, ये अदर हैं और वो डेप्रिसिएशन। यहां से चलते हैं 2020 पे। ये जो अदर वाली हैं ये 8% महंगी हो जाएंगी, कितनी? 0.3, और डेप्रिसिएशन होगी नहीं, फिर सेम होगी, क्योंकि उसके चेंज होने का कुछ नहीं कहा, तो वो सेम ही रहेगी। ये 14 और इस दफा कोई और फिक्स कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, एक कैंपेन चलानी पड़ेगी जिसपे 5 बिलियन खर्च होगा। .7 ये है टोटल फिक्स कॉस्ट 2020 की। अपने उस्ताद का मजाक उड़ाते हैं यार, आप शर्म नहीं आती ऐसी। टोटल फिक्स कॉस्ट अच्छा, ये जो सवाल हो रहे हैं बहुत सारे, यही लर्निंग हो रही है। अब आपको यहाँ पर एक और एंगल पता चला कि हम ब्रेक इवन सेल से फिक्स कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं, ये इधर ऐसे। और ये मुश्किल है असल में इस चैप्टर की, जो स्टूडेंट्स आप उसमें फार्मूले लिंक नहीं कर पाते। जो इस चैप्टर को मैंने कहा था स्टूडेंट्स के नज़र में जनरली एक मुश्किल टॉपिक है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें फार्मूले स्टूडेंट्स लिंक नहीं कर पाते। पता नहीं कौन कौन से फार्मूले हैं सवाल में, कितने फार्मूले खोलेंगे, फिर मैथ मच जाएगा अजीब सा। टोटल फिक्स कॉस्ट निकल आई है। अच्छा, कर क्या रहे हैं हम लोग? ब्रेक इवन सेल्स निकाल रहे हैं ताकि उससे बजटेड सेल्स निकालें। तो ब्रेक इवन सेल के लिए और क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन रेशो, CS रेशो चाहिए। टोटल फिक्स कॉस्ट से आगे चल रहा हूं। CS रेशो 2020 की चाहिए कि 19 से काम चल जाएगा? तो 19 में भी वही जो थी वही 20 में नहीं होगी, क्योंकि सेल प्राइस में और वेरिएबल कॉस्ट में हो रही है चेंज। तो अब हमें 2019 की नहीं 2020 की CS रेशो निकालनी पड़ेगी। जूतों वाला सवाल किया था उस दिन, शूज वाला, लेदर शूज वाला है,
तो उसमें पिछले साल की पहले वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस निकालनी पड़ी थी, क्योंकि अगले साल की सेल प्राइस पर वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट नहीं दी हुई थी। पिछले साल के डाटा से रिलेट करके दिया था कि सेल प्राइस 10% बढ़ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट इतनी हो जाएगी, लेबर इतनी हो जाएगी। यहाँ भी ऐसे ही कहा हुआ है कि सेल प्राइस 5% कम हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। तो हमें फिर इसका मतलब है कि पिछले साल की फिगर्स चाहिए होंगी। पिछले साल की फिगर्स कहाँ हैं? वो तो सेल्स हैं, सेल प्राइस नहीं चाहिए, वो तो रुपए है ना। तो ये तो इस साल तो प्राइस में चेंज आनी है, वो पर यूनिट तो नहीं है 160। और देखें पॉइंट नंबर 1 में 5% की क्या बात की है, तो वो तो सेल प्राइस में कमी की बात कर रहे हैं। हाँ? तो फिर पिछले साल अगर जितने की भी सेल हो रहे थे वो 5% ज्यादा क्यों हो रहे थे? अगर इस साल उतने ही यूनिट 5% कम पे सेल हो गए तो टोटल तो 5% कम कर देना चल सकता है। अच्छा ठीक है, चले मैं ना आपको इसको 2 पैटर्न पे सॉल्व करके देता हूँ, आपको दोनों में से जो आसान लगे, या चले आसान कोई भी ना लगे तो दोनों में से जो कम मुश्किल लगे। CS रेशियो निकाल रहा हूँ। दो तरह से सॉल्व कर रहा हूं, दोनों में से जो पिक कर लें। पिछले साल की 2019 की 2019 की सेल प्राइस कितनी थी? नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस का ही कुछ परसेंटेज था, और इस साल सेल प्राइस में भी और वेरिएबल कॉस्ट में भी परसेंटेज की ही चेंजेस आ रही हैं, और हम फाइंड क्या करने लगे हैं? CS रेशियो, वो भी एक परसेंटेज ही निकालने लगे। ये बात दोबारा सुने, पिछले साल की सेल प्राइस नहीं पता आपको, यूनिट्स भी नहीं पता, वरना डिवाइड करके सेल प्राइस निकाल लेते। लेकिन ये पता है कि पिछले साल की सेल प्राइस जो भी थी, वेरिएबल कॉस्ट सेल प्राइस का एक परसेंटेज ही लिंक बताए हैं। कैसे, कहाँ, किधर? अगर 30% कंट्रीब्यूशन था तो 70%, और इस साल में पिछले साल से क्या चेंजेस आनी है? परसेंटेज ही चेंजेस आनी है। अगर तो ऐसी कोई बात होती ना कि 20 रुपए पर यूनिट बढ़ जाएगा, तो वो नहीं कर पाते जो मैं करने लगा। पिछले साल की फिगर सेल वेरिएबल कॉस्ट आपस में परसेंटेज के साथ लिंक है, और 2020 में उनमें चेंज भी परसेंटेज शक्ल में आने लगा है, और हम फाइंड भी क्या करने लगे? CS रेशियो, जो एक परसेंटेज है। तो ऐसे हो सकता है जो कर रहा हूं, और ये बता इसलिए रहा हूं कि आगे सवालों में आपको ये हेल्प मिल सकती है अगर करना चाहें तो। सेल प्राइस लेट से 100 रुपए थी, ऐसी 100 रुपए, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपए। तो फिर 2020 में सेल प्राइस कितनी होगी? 95। वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए। एक तो इसमें होगी महंगाई, कितनी महंगाई होगी, और फिर इसमें होगी कमी 10%। तो ये क्या बात है, कमी भी होगी महंगाई भी होगी। पॉइंट नंबर 1 नहीं 2, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स। इससे क्या होगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जो काम पहले हम 4 वर्कर से लेते थे, अब हम उन्हीं को सख्ती करके मोटिवेट करके वही काम 2 वर्कर से ले लेंगे। ये हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हैं। 4 लाइटें लगी हुई थी, 2 से काम चला लिया, थोड़ा सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हैं।
जो जो खर्चे बचा सकते थे वो बचाने शुरू कर दिए। ये कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हैं। और उससे वेरिएबल कॉस्ट कम क्यों आ जाएगी? क्योंकि अब कम रिसोर्सेज लग रहे होंगे। पहले अगर 4 वर्कर से काम लेते थे, अब 2 से काम चल जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट कम तो होगी। लेकिन इस साल महंगाई एक अलग चीज है। वर्कर की वेजेस भी तो महंगी होनी है ना, मटेरियल भी महंगा होना है। तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ने को इन्फ्लेशन ही कहते हैं। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट, सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं कहा था उसने, ऑन ऑल कॉस्ट, वो 8% होगा। तो जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी वो महंगी भी होगी और कम भी होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि अब रिसोर्सेस कम लगेंगे कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से। और महंगी क्यों होगी? क्योंकि पॉइंट 3 में इन्फ्लेशन बताई है। तो इसमें महंगाई भी होनी है और कम भी होना है। दोनों काम होने हैं उसके अंदर। 8% महंगा भी होना है और 10% सस्ता भी होना है। हाँ। लेकिन हमने इतनी मेजर्स कर ली हैं कि वो हमें 10% कम पे पड़ रहा है। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से जो कमी है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करना है। लेकिन जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको वेज रेट तो कोई देना ही पड़ेगा ना, वो महंगे होंगे। 10% कम हो रहा है कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की वजह से। कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स वाली बात आई समझ के नहीं? और अच्छा, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स की और मिसाल बताता हूं कि ये जो अभी आप लोगों को फोटोकॉपी दी है, अगर ये फोटोकॉपी कुछ आधे पेज पे ही प्रिंटिंग हुई होती तो पेज हाफ करके तो कॉपीज इस तरह से बचाई जा सकती थी। ये कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हैं। वर्कर्स में कमी कर सकते हैं, मटेरियल थोड़ा हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स हैं। तो कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स से रिसोर्सेस कम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वो कमी है। लेकिन जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कोई ना कोई पर केजी मटेरियल कॉस्ट होगी, कोई पर आवर लेबर की कॉस्ट होगी, कोई बिजली का बिल का रेट होगा, वो महंगा हो रहा है। तो ये महंगाई कीमत में अलहदा चीज है और रिसोर्सेस कम लगना अलग चीज है। ये दोनों चेंजेस आनी है इसके अंदर। क्या जी? नहीं, डायरेक्ट 2% से कम कर दे। ये पहले हुई थी बात इस तरह से ना। ये क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं ना वो अब ये 8% इस पूरे पे भी लगना है और 10% भी इस पूरे पे लगना है। 8% से महंगा होना है और 10% कम होना है। इसको 2% से सस्ता नहीं कर सकते। 8% महंगा है, नहीं आ रहा सेम, हरगिज़ सेम नहीं आ रहा। 68 पॉइंट 96.96। CS रेशो क्या बनी? CS रेशो क्या बनी? 28.3। तो फिर इसमें डाटा ज्यादा होना चाहिए था, फिर इस डाटा से हो ही नहीं सकता था ये, क्योंकि अगर पर यूनिट की कोई रुपए चेंज बताते तो फिर यकीनन पिछले साल के यूनिट्स भी बताते। अगर उनको 2-4 रुपए पर यूनिट करके दिया होता तो लाजमी पर नंबर ऑफ यूनिट्स ही पता होते। और एक और शक्ल देख लें अगर काम की बात लगे तो। अच्छा, पिछले साल यूनिट्स और अगले साल यूनिट सेम होंगे?
देखें, हम प्राइस कम ही इसलिए कर रहे हैं कि यूनिट्स बढ़ाएं, तो यूनिट्स तो डेफिनेटली अगले साल चेंज होंगे। तो अभी इसी वर्किंग की एक और शक्ल बता रहा हूं, अगर आपको इससे ज्यादा वो आसान लगे। पिछले साल की टोटल फिगर दी हुई है, 160 मिलियन क्या है रुपए पर यूनिट। तो मकसद तो CS रेशो ही नहीं निकालना है ना, तो मैं उससे भी निकाल सकता हूं कि अगर हम वॉल्यूम चेंज को इग्नोर कर दें, अगर वॉल्यूम चेंज को इग्नोर करें, यानी जितने यूनिट्स पिछले साल बिके थे वो अगर उतने ही बिके, तो सेल्स फिर भी कितनी होंगी? क्यों? क्योंकि सेल प्राइस कम हो जानी है और वेरिएबल कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी ही हो। पहले कितनी थी? 70% थी। कहाँ है 70%? कंट्रीब्यूशन अगर 30% है तो सेल्स फिर 70% थी, ये किया है ना अभी ये 70। तो 160 का 70%। अगर यूनिट्स चेंज को इग्नोर कर दें तो यही वाली चीज मैं इस पे कर देता हूँ। $108.86 पॉइंट वॉल्यूम चेंज इग्नोर क्यों किया है, मैं भी आपको इनकम स्टेटमेंट की शक्ल दिखा दूं ना, फिर बताता हूँ कि इसको मैंने क्यों वॉल्यूम चेंज इग्नोर कहा है। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, CS रेशो आ गई, अब ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी अगर आप फिक्स कॉस्ट को किससे? CS रेशो से डिवाइड कर दें तो ब्रेक इवन सेल आ जाएंगी। है? तो ब्रेक इवन सेल से बजटेड सेल्स तक कैसे पहुंचे? पॉइंट नंबर 4, 2020 में भी 25% ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, तो फिर ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स का, तो इसको फिर 75% से ग्रॉस अप कर लें। कितनी? 200.75। ये बात जिनको समझ नहीं आई कोई बात नहीं, बजटेड सेल्स निकालनी है। ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल, ये किस चीज का फार्मूला है? अब आपको ये पता है कि ये 25 है, ये तो यहां से बजटेड सेल्स निकल सकती है, ये निकाल रहा हूं मैं। क्या हुआ? इसलिए आएगा क्योंकि आप पहले ब्रेक इवन सेल खुद निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे तो आप उसको भी कुछ ना कुछ राउंड ऑफ कर चुके होंगे। ऐसा हमने सारा कुछ एक ही फार्मूले में कर दिया है जी। राउंडिंग ऑफ का बन सकता है। बताता हूँ, ये सेल्स निकली हैं बजटेड सेल्स 2020 की, 2020 की बजटेड सेल्स आ गई हैं, तो वो तो ये नहीं थी।
वो तो इग्नोर करके असल में कितने यूनिट्स बढ़ने हैं नहीं पता, तो यहाँ पर सिर्फ एक रिवाइज CS रेशो निकालनी थी, इसलिए मैंने यूनिट्स बढ़ने हैं नहीं बढ़ने हैं इसको इग्नोर किया था। सिर्फ वैल्यूज़ का मैं चेंज कर रहा था, प्राइस सस्ती होना, प्राइस महंगी होना, ताकि नई CS रेशो पता चले, इसलिए ये फिगर्स इस्तेमाल की थी। इसको मैंने इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज इसलिए कहा था क्योंकि मैंने टोटल फिगर लिखी है, तो टोटल में तो असल में यूनिट्स भी चेंज हो जाने हैं, लेकिन मैंने उनको इग्नोर करते हुए सिर्फ अभी प्राइस चेंजेस ली थी, और ये इसलिए किया था कि जिनको ये समझना है। बजटेड सेल्स, अभी ये रहता है सवाल आगे। काम है 6 नंबर, तो इसको आप इस तरह समझेंगे, जाएंगे तो 6 जाएंगे। बजटेड सेल्स, ये सवाल बहुत ज़रूरी है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। बजटेड सेल्स की है मैंने कैलकुलेट, इनकम स्टेटमेंट के लिए बजटेड सेल्स से आगे अब चलें तो कंट्रीब्यूशन निकाल चुके, तो उससे अब हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 28.38% कंट्रीब्यूशन है तो 71.62% वेरिएबल कॉस्ट है। देखें 2020 की हमने CS रेशियो निकाली है, तो अगर इतना कंट्रीब्यूशन है तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है 200.75 इंटू 71.143.7 56.9 ये प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे? किधर है फिक्स कॉस्ट? ये है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये अभी पार्ट ए हुआ है, नहीं पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। पार्ट बी बताता हूँ फिर कैसे आया। चले ना निकालें, दफा करें। 200.75 कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है? शायद इतना आ जाए। सेल इतनी है, कंट्रीब्यूशन इतना है, तो डिफरेंस ले लें, डिफरेंस ले लें। पार्ट ए, जी जी कर रहे हो ना, तो हमें ये लग रहा है कि गलती है हमारी, इतना सोच नहीं सकते। ये तो 50 नंबर लेने ना, 100 नंबर नहीं ना लेने। आप अपनी एफर्ट पूरी करते रहें, आ ही जाएंगे 50 है। हाँ CD 70 पार्ट ए। अच्छा, अगर आप सवालों को मुश्किल समझ के इग्नोर करते जाएंगे ना कि हमसे पेपर में नहीं होना है, तो फिर नहीं होना आपसे, छोड़ दे सीए, मर जाए जाके, नहीं होना आपसे कुछ।
वो FR2 में अक्सर कहता रहता हूँ ना, तो बात यह है कि आप हर सवाल में से जो सीख रहे हैं उसको फिर आगे कंटिन्यू करें, हैं? पेपर में तो नहीं आई आना। पार्ट ए डन। अच्छा चलें, अब इस सवाल से हटके एक बात देखिए। अगर 2018 की सेल्स 240 मिलियन रुपए थी और 2019 में 2019 की फिक्स कॉस्ट इतनी थी, 2020 की इतनी है, कैसे किया? क्यों किया इंक्रीज? तो इन्फ्लेशन से महंगाई हो जाएगी, तो अगले साल की फिक्स कॉस्ट पिछले से 8% ज्यादा होंगी, इसलिए किया ना, है ना? 2019 में सेल प्राइस 10% इंक्रीज कर जाएगी और जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो 6% इंक्रीज कर जाएंगे, है? इस सवाल में नहीं है। मैंने कहा सवाल से हटके एक बात बता रहा हूं, देखो इतना तो हट गया, मैं यहां आ गया। 2018 में सेल्स रुपीस 240 मिलियन थी, 19 में प्राइस इतनी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इतना इंक्रीज करेगा, 19 की सेल्स कितनी होंगी? सर 10%। 279 कैसे? 240 इंटू 1.1 ऐसे होगा, या 10 और 6 16% बढ़ा दें, ऐसे होगा, ऐसे ही। तो फिर ऐसे होगा। यस सर। अच्छा ऐसे होगा, इसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ। 240 मिलियन रुपए सेल्स हैं, अमाउंट है। सेल्स की अमाउंट कैसे बनी होती है? प्राइस इंटू यूनिट्स। यानी जो 2018 के यूनिट्स थे और जो 2018 की प्राइस थी, इनको मल्टीप्लाई किया था तो 240 बनी। ऐसे ही हुआ होगा। अब अगर हमने 2019 की सेल्स निकालनी है तो 2018 वाली प्राइस को और 2018 वाले यूनिट्स को ये भी ठीक है। और अगर ये नीला नीला इकट्ठा कर लो तो ये बन जाएगा प्राइस, नीली प्राइस इंटू नीले यूनिट्स इंटू लाल इंटू ये क्या है? कितनी? यार टाइम नहीं है। ये कितनी? 240। तो अगर हमें एक साल की टोटल सेल्स पता है और हमें अगले साल के लिए प्राइस चेंज भी और वॉल्यूम चेंज दोनों पता है, तो हमें इस पे प्राइस चेंज भी लगानी है, वॉल्यूम चेंज भी लगानी है, तो जाके अगले साल की सेल्स बनेगी। इधर ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, इनमें वॉल्यूम चेंज नहीं। तो फिक्स टोटल कॉस्ट के अंदर बस सिर्फ महंगाई चेंज आनी थी। मैं इधर हूं, यहां बात कर रहा हूं। टोटल फिक्स कॉस्ट में सिर्फ महंगाई का चेंज लाना था, जबकि ये सेल्स हैं तो इसमें यूनिट्स का भी इंपैक्ट होता है और प्राइस का भी होता है। तो ये तो मैंने मिसाल सेल्स की दी है, ये मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब पे लग रही है बात। असल में ना ये बात आपके लिए नई इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब बजटिंग थी तो बजटिंग में स्टूडेंट्स ने काम काफ़ी दफ़ा किया होता, तो उसमें ये यूज टू हो जाते थे। आपको मैंने पहली दफ़ा बताई बात, पिछले साल की सेल्स टोटल अगले साल की सेल्स तक पहुंचाना है तो प्राइस का चेंज भी
और यूनिट्स का चेंज। ये बात समझ आई? पार्ट बी का आंसर बना रहा हूं। पार्ट बी में पूछा क्या है? देखिए हमें 2019 की सेल्स पता है, 2020 की सेल्स ये निकालनी, पार्ट बी कर रहा हूं। ये यहां से यहां कैसे पहुंची? यूनिट्स में भी चेंज आया है और प्राइस में भी चेंज आया है, तो पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज इनटू यूनिट्स चेंज कर दूं? इनटू प्राइस चेंज कितना? अब वो डाटा नहीं बता रहा, अब इस सवाल पे आ गया। पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज, पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज, तो ये बना होगा। ये 1.06 मतलब 1 + 6% ना, 1.1। तो 1 में कितना प्लस किया होगा, ये पूछा है। देखें सवाल बी की रिक्वायरमेंट क्या है कि यूनिट्स में कितने % इंक्रीज है, ये पूछा है आपसे। ये 6% पूछा है ना, तो पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज, और सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज होना है। कहाँ लिखा है इंक्रीज होना है? रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है, पॉइंट 1 में भी लिखा हुआ है कि सेल प्राइस हो कम होगी और यूनिट्स बढ़ेंगे, और रिक्वायरमेंट बी में क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज इंक्रीज। तो हमसे ये 6% पूछा हुआ है। अब ये तो पिछले साल की सेल्स इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज इज इक्वल टू अगले साल की सेल्स, ये हम निकाल चुके हैं। तो हमने ये फिगर निकालनी है। ये बात समझ आई? तो यहाँ से आप 32 पॉइंट है, कोई बात नहीं। तो आप अभी सीख रहे हैं ना। अगर आप किसी सवाल की मुश्किलें देख के ये मायूस होते रहेंगे कि हमसे पेपर में नहीं होना, तो छोड़ दें सीए, मर गए यार। है? चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।